नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट 2 को। सेट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, पुरानी सारी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में आपको सारी की सारी पुरानी वीडियोस जो हमने इस कोर्स में डाली हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स का नाम है यूपीएससी क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स 2020। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा, सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। ये सारी की सारी वीडियोस फ्री में यूट्यूब पर लाई जाएंगी। ठीक है, सेट 1 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। सेट 1 में हमने बेसिकली इंडिया के नेबर्स के बारे में बात की थी, यानी कि इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको ख़त्म किया था। सेट 2 में हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम प्राइमरीली जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहेगा साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। ठीक है, तो एशियान की जो नेशंस हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध हैं, एशियान में ईस्ट एशिया समिट होता है उसके बारे में जानेंगे, आरसेप है, आरसीईपी जिसको बोलते हैं, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, साथ ही में जापान के बारे में भी जानेंगे कि जापान के साथ जो लेटेस्ट न्यूज़ रही है वो क्या रही है। और अंत में एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, तो ये कुछ मेन टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ठीक है, ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को रिलीज़ कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है स्टडी आईक्यू की ऐप को। और इसके ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी तैयारी के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से सवाल के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एशियान। ठीक है, हम सवाल पहले पढ़ेंगे लेकिन जवाब हम इसका बाद में देंगे, यानी कि हम सवाल पढ़ेंगे फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद हम वापस आएंगे इसका जवाब देने के लिए। एशियान एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद 10 मेंबर कंट्रीज फॉर्म्ड इन अगस्त 1967। एशियान एक संगठन है जिसमें 10 सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन है 1967 में हुई थी। देयर इज़ नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशियान। भारत और एशियान के बीच में कोई FTA नहीं है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ में था, एशियान ने बेसिकली एक नई आउटलुक निकाली है, एशियान्स न्यू इंडो पैसिफिक आउटलुक। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है विच रीइंफोर्सेस द एशियान सेंटर्ड रीजनल आर्किटेक्चर विच इज़ नॉट एम्ड एट क्रिएटिंग न्यू मैकेनिज्म और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वंस, रादर इंटेंडेड टू एनहांस एशियान्स कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस एंड टू स्ट्रेंथन एंड गिव मोमेंटम फॉर एग्जिस्टिंग एशियन लेड मैकेनिज्म्स। बेसिकली ये क्या है? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे फ़िलहाल में आज के टाइम में जो हमारे संबंध हैं उन्हीं को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस का इन्होंने एक आइडिया लेकर आए हैं ये लोग। ठीक है, ये आउटलुक का मेन थीम है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमें अपने संबंधों को और आगे बढ़ाना है और देशों के साथ संबंध जोड़ने हैं। ये कह रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेंथनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एशियन लेड मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल द ईस्ट एशिया समिट, द एशियन रीजनल फोरम। तो एशियान है, इसके कई सारे सम्मेलन होते हैं एशियान के तहत। ईस्ट एशिया समिट भी जो है वो एशियान के तहत ही होता है। हालांकि ईस्ट एशिया समिट में और भी सदस्य हैं एशियान के सदस्यों के अलावा, लेकिन ये इसमें मेजर रोल जो है वो एशियान का ही रहता है। ठीक है, और एशियान का रीजनल फोरम है वो यही कह रहा है कि हमें जो ऑलरेडी हमारे मैकेनिज्म्स फ़िलहाल जो प्रैक्टिस में हैं, हम किस तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इट एन्यूमरेट्स 4 फंक्शनल एरियाज थ्रू विच एशियन बिलीव्स कोलैबोरेशन कैन बी टेंजिबली एडवांस्ड। मैरीटाइम कोऑपरेशन है, ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एंड अदर पॉसिबल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। सो यानी कि यहाँ पर समुद्री सहयोग की बात हुई है, आर्थिक सहयोग की बात हुई है और सतत विकास की बात हुई है, साथ में कनेक्टिविटी की बात की गई है। तो इन्होंने इन 4 मेन एरियाज पे फोकस किया है इस अपनी आउटलुक के अंतर्गत। ठीक है,
अब यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, ये यहाँ पर जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है इंडो पैसिफिक, इसको समझ लेते हैं क्या है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम है ये पर्टिकुलर रीजन, इंडो पैसिफिक का जो रीजन है। इंडो पैसिफिक एक जियोपॉलिटिकल टर्म है विच हैज़ गेन्ड ट्रैक्शन इन द रीसेंट ईयर्स, ठीक है। ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है। यूएसए ने हाल ही में जो 2018 में यूएसए का जो मिलिट्री कमांड था जो कि पैसिफिक में लोकेटेड था, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड था, उसका नाम बदल के रख दिया यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और दोनों ही ओशंस का बहुत बड़ा रोल है जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यानी कि वैश्विक व्यवस्था में आप कह सकते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। इंडो पैसिफिक वॉज मैंशनड इन प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच डिलीवर्ड एट द शांग्री-ला डायलॉग इन सिंगापुर इन 2018। शांग्री-ला का डायलॉग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने इंडो पैसिफिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। तो ये वर्ड जो है ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगा है। इंडिया इसको कहाँ से कहाँ समझता है, इंडिया इंटरप्रेट्स द जोग्राफिकल रीच ऑफ इंडो पैसिफिक फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका विच कवर्स बोथ द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशंस। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे ये इंडिया की बाउंड्री है, राइट, ये इंडिया की बाउंड्री है, तो ये एरिया यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। इंडिया मानता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। जो अफ्रीका की ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ से लेकर के ये जाता है यहाँ तक। जो ये डार्क ब्लू कलर का आप देख सकते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का ये सारा पार्ट यहाँ पे लिया गया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न बाउंड्रीज तक ये एक्सटेंड करता है, बहुत ही बड़ा एरिया है। आप सभी जानते हैं कि ये वाला एरिया कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका स्तर बहुत बढ़ चुका है और ये वाला एरिया तो शुरू से ही इंपॉर्टेंट था, इसकी कोई यहाँ पर शक नहीं है। तो ये जो यूएस का कमांड यहाँ पैसिफिक में था, अब यूएस ने इस कमांड का नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक रख दिया है क्योंकि उसको मालूम है कि पैसिफिक ओशन जो है वो इंडियन ओशन के साथ कितनी इंपॉर्टेंस के तरीके से जुड़ी हुई है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एशिया ने भी आउटलुक दी है। हमको ये भी मालूम है कि यहाँ पर चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, राइट, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ जो हैं वो परेशान में है, समस्या में है। फॉर एग्जांपल वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। यहाँ पर इसीलिए एशिया ने भी यहाँ पर इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ करते हुए एक इंडो पैसिफिक आउटलुक दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा का पूरा समुद्री इलाका जो है ये फ्री चाहिए। फ्री यानी कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पर अपना दबदबाव या दबाव बना ले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एशियान के बारे में, थोड़ा बेसिक है। ये एशियान एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद 10 मेंबर कंट्रीज, इसके 10 सदस्य हैं, ठीक है। 1967 में फॉर्म हुई थी। जब ये फॉर्म हुई थी तब इसके 10 मेंबर्स नहीं थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और अब जो इसकी मेंबरशिप में अब कुल मिला के 10 हो गए हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओ, उसके बाद म्यांमार एंड वियतनाम, ठीक है। और यहाँ बताना चाहूँगा इसमें कुल मिला के जो है 10 मेंबर्स हैं भारत के साथ। इसने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2009 में ही कर लिया था, ये बैंकॉक में साइन किया गया था। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया एंटर्ड इनटू फोर्स बाय द एशियन इंडियन एग्रीमेंट्स इन 2015, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन 2009 में कर लिया गया था, लेकिन जो फ्री ट्रेड एरिया का जो बेसिकली लागत में आया था 2015 में आया था ये, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये मैप दिखाया है। बिफोर ये मैप देखें मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब अब दे पाएँ। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ जो है बिल्कुल सही है। ये एक जियोपॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 सदस्य हैं इसके, 1967 में फॉर्म हुई थी, बिल्कुल कोई शक नहीं। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि आपको बता चुका हूँ 2009 में भारत और एशियान के बीच में जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका था। सो सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज राइट, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस मैप की तरफ एक बार जल्दी से देख लीजिए, मैप क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगा यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक बार क्वेश्चन यही आया था कि अगर आपको नीचे से ऊपर लगाने हैं कंट्रीज़ को तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा, मतलब कि साउथ से नॉर्थ अगर आपको कंट्रीज़ लगानी है तो इसका सीक्वेंस क्या आएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ये इंडोनेशिया है, ठीक है, सिंगापुर है यहाँ पर, उसके बाद ये मलेशिया का एरिया है, फिर ये कंबोडिया है, देन दिस इज़ थाईलैंड, दिस इज़ म्यांमार, ठीक है, ये लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 3-4 बार देखेंगे इजीली याद हो सकता है, ठीक है। ये साइड में फिलीपींस हैं जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और ये ब्रुनेई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके साथ एक सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ RCEP।
कौन सा जो है वो RCEP का मेंबर नहीं है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड। ठीक है, इसका जवाब वैसे काफ़ी आसान है, मैं आपको बताऊंगा। इसका जवाब है पाकिस्तान। ठीक है, खैर RCEP के कौन से मेंबर्स हैं इसकी बात कर लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ जो आई थी, नवंबर में आई थी, कि इंडिया ने ये फैसला लिया है कि वो RCEP से अपने आप को बाहर निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर RCEP क्या है, इंडिया ने ये फैसला क्यों लिया, RCEP के पहले मेंबर्स कौन थे, अब मेंबर्स क्या हैं। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो ये न्यूज़ आ चुकी है पहले ही, लेकिन हाल ही में पिछले ही वीक एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि RCEP ने दोबारा से इंडिया को अप्रोच किया है कि हम चाहते हैं कि आप वापस से हमारे सदस्य बन जाएं। ठीक है, लेकिन इंडिया ने कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे अपने आप को इस संगठन से निकाल लिया था, इस पार्टनरशिप से निकाल लिया था। RCEP क्या है? RCEP एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। ठीक है, इन्वॉल्विंग 16 कंट्रीज़। अब 15 कंट्रीज़ हैं, इसमें 16 कंट्रीज़ कौन सी थी? काफ़ी सिंपल है याद करना, 10 + 6। 10 आपकी एशियान वाली कंट्रीज़ थी जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और 6 जो आपकी कंट्रीज़ थी, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं। एशियान वाली 10 की 10 कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे आती हैं, ये तो थी ही। उसके बाद चाइना है, इंडिया है, फिर जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया है, देन ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में ही आती हैं, अक्सर साथ में आती हैं। जापान के साथ साउथ कोरिया भी अक्सर साथ में आती है, और इंडिया, चाइना यहाँ पर एडिशनली ऐड हो गई थी। इंडिया ने अपने आप को यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, RCEP का मूल मकसद क्या था? इट वॉज सीकिंग टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एम्ड एट लोअरिंग द ट्रेड बैरियर्स एंड सिक्योरिंग, जो बेसिकली यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो भी यहाँ पे बंदिशें लगाई गई थी, उन बंदिशों को कम करने के लिए RCEP लाया गया था, सो दैट जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनका मार्केट एक्सेस इंप्रूव हो जाए, उनकी इकोनॉमीज़ को फ़ायदा हो, तो यहाँ पर जो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, भारत ने यहाँ से अपने आप को क्यों निकाला? द रीज़न फॉर ऑप्टिंग आउट अ ट्रेड डेफिसिट, जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, जो यानी कि यहाँ पर व्यापार में अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का जो इम्पोर्ट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपोर्ट। ठीक है, और कई सारे देश जिनके साथ ये इंडिया की सिचुएशन थी वो RCEP का हिस्सा थी, तो ये प्रॉब्लम RCEP में ऑलरेडी थी। ये भारत के लिए एक नई समस्या खड़ी कर सकता था उसके करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, राइट। यहाँ पर थ्रेट टू डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारी घरेलू मार्केट्स हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे खतरा मंडरा रहा था बिकॉज ऑफ RCEP। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे, जो घरेलू उत्पादक थे, उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाई कि भारत को RCEP का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, स्पेशली जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। IPR पॉलिसी जो RCEP की है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर चाइना से आ रहा था, जिसकी वजह से भारत ने यह फैसला लिया कि हम RCEP का सदस्य अब नहीं बनना चाहते, राइट। सो ये थी अबाउट RCEP। अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ईस्ट एशिया समिट। इट इज़ अ लीडर लेड फोरम एट विच ऑल की पार्टनर्स मीट टू डिस्कस द फुल रेंज ऑफ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर बेसिकली जो लीडर्स हैं वो लोग आपस में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीडर्स आपस में जब मिलते हैं किन किन चीज़ों की डिस्कशन करते हैं? राजनीतिक फैसलों, राजनीतिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ ली जाती हैं। ठीक है, मोस्टली हम कह सकते हैं राजनीतिक से जियो पोलिटिकल डिस्कशंस यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो भू राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा यहाँ पे गौर किया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से, और देन फाइनली आर्थिक चुनौतियाँ जो फेस हो रही हैं कंट्रीज़ को। फेसिंग द इंडो पैसिफिक एंड हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एडवांसिंग क्लोजर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए यहाँ पर ये ईस्ट एशिया समिट जो है वो हर साल होती है। इसमें 18 मेंबर्स हैं। अब जैसे हमने पहले एशियान देखा, उसके बाद हमने RCEP देखा। एशियान में 10 मेंबर्स थे। ठीक है, RCEP में अगर हम इंडिया को मान के चलें तो 16 हैं, अदरवाइज 15 हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार 16 को आप याद रखिए, ठीक है, कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। इसके बाद ईस्ट एशिया समिट में जो है वो 18 मेंबर्स हैं। इसमें आपको कैसे याद करना है? एशियान +6 +2। ठीक है, तो जो एशियान +6 था यहाँ पे RCEP था, इसमें +2 आपको ऐड कर देने हैं। कौन से 2 ऐड हो गए हैं यहाँ पे? US ऐड हो गया है और रशिया ऐड हो गया है। ये 2 जो यहाँ पर महाशक्तियाँ कह सकते हैं आप, ये यहाँ पे ऐड हो गई हैं। ठीक है, द EAS, कुछ लोग शायद इस बात से ना माने कि ये दोनों महाशक्तियाँ हैं, तो वी कैन सिंपली से कि दो यहाँ पे बड़ी पावर्स हैं वो यहाँ पर हमने इंक्लूड कर ली हैं। द 10 एशियन कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, US एंड रशिया। ठीक है, इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है ईस्ट एशिया समिट का। दिस रिप्रेजेंट्स 54% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी कि आधी से भी ज़्यादा दुनिया की जनसंख्या
को ये रिप्रेजेंट करती है एंड 58% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे चंक है जो आप कह सकते हैं इस समिट में रिप्रेजेंट होता है। ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैप दिखाया गया है, कलर कोडिंग आप देख सकते हैं, ये दिखाता है केवल एशियान मेंबर्स को। उसके बाद अगर आप ये वाला कलर साथ में ये वाला कलर है तो एशियान +3 है। ठीक है, फिर फाइनली जो है यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट में सभी मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए। आई होप क्लियर है। ईस्ट एशिया समिट के अंतर्गत एक ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होने लगा है। ये हाल ही में शुरू किया गया 2015 में। ठीक है, ये ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए है, समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए ईस्ट एशिया का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होने लग गया है। इसके अभी तक जो है 4 बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वह हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा हुआ था गोवा में, तीसरा हुआ था भुवनेश्वर में और चौथा जो हाल ही में हुआ है वो हुआ है चेन्नई में। ठीक है, ये 2020 में हुआ है, फरवरी 2020 की आप न्यूज़ देख सकते हैं। सबसे पहला 2015 में, फिर 16 में, उसके बाद 2 साल के बाद हुआ 18 में, फिर से 2 साल के बाद चेन्नई में हुआ। ठीक है, ये बेसिकली काफ़ी सिंपल है। इसमें होता क्या है, इसमें MEA जो है इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करती है इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। जैसा कि इसका नाम बताता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड ओपन डायलॉग अमंग ऑल द EAS पार्टनर्स ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो जो भी यहाँ पे मुद्दे, जो भी यहाँ पे मामले जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं उनकी यहाँ पे चर्चा की जाती है एंड टू कम अप विद यूजफुल सजेशंस। ऐसी यहाँ पे सुझाव दिए जाते हैं जो कि काम आ सकें ऑन टैकलिंग चैलेंजेस इन द मैरीटाइम डोमेन एंड इन अ कोऑपरेटिव मैनर। और इस तरीके से हम उन चैलेंजेस को टैकल करेंगे ताकि सब मिलजुल के जो है इस समस्या से बाहर निकल सकें। सिंपल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता। आपको केवल ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुआ था और ये मोस्टली भारत में होता है। अभी तक इसके 4 जो है कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, चारों के चारों भारत में ही हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया होल्ड्स 2+2 मीटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इंडिया यहाँ पे 2+2 मीटिंग्स किस किस के साथ करता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ऑल ऑफ द अबव। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, पहले हम इस डिस्कशन को देख लेते हैं। 2+2 डायलॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर मैं सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंडिया जापान टू होल्ड फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टुडे। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। ईस्ट एशिया समिट के ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, RCEP के ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, एशियान के ऊपर UPSC क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। तीनों में जो UPSC ने क्वेश्चन पूछा है मोस्टली क्वेश्चन सदस्यों के बारे में रहे हैं कि कौन से इसका सदस्य हैं कि नहीं। तो ये चीज़ देखने में आसान लगती होगी लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर गलती करके आते हैं। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। कमिंग बैक टू दिस 2+2 डायलॉग, इंडिया जापान जो है पहला फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो कंडक्ट किया इन्होंने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो 2+2 हमारा डायलॉग था, अगर मैं केवल 2+2 डायलॉग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो भारत और जापान के बीच में लंबे समय से चल रहा है। ये एक्चुअली 2010 में ही शुरू हो चुका था। फिर ये न्यूज़ रिसेंटली क्यों आई कि इंडिया जापान टू होल्ड फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टुडे? क्योंकि अभी तक जो 2+2 डायलॉग हो रहा था वो हमारे सेक्रेटरीज के बीच में हो रहा था। तो दोनों ही देशों के जो फॉरेन सेक्रेटरी और जो यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो आपस में मिलते थे, जिसको 2+2 डायलॉग का नाम दिया जा रहा था। इसको रिसेंटली अपग्रेड कर दिया गया है, ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, ये दोनों जो हैं यहाँ पर मिले विद देयर काउंटर पार्ट्स इन जापान, जापान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर और जापान के डिफेंस मिनिस्टर तोशिमित्सु मोतेगी एंड तारो कोनो के साथ ये लोग मिले। इसीलिए ये कहा जाता है कि पहली बार मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ। ठीक है, The ministerial level meeting was held after a decision to institute a foreign and defense ministerial dialogue was taken up during the 13th India-Japan annual summit held in Japan in 2018। आपको बताना चाहूँगा, भारत और जापान की जो समिट होती है, सम्मेलन होता है, ये सालाना होता है, हर साल होता है। एक साल जापान में, एक साल इंडिया में। 2018 में ये जापान में हुआ था, तब इसके ऊपर फैसला लिया गया था कि हमें जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग होल्ड करना चाहिए। 2+2 meeting aims to give further momentum to the special strategic partnership particularly in the maritime domain। बेसिकली इसमें जो है एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, ये जो समुद्री सहयोग में एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप को। The two sides exchange views on the situation in the Indo-Pacific region and resolve to work for achieving shared objective of peace, prosperity and progress in the region। तो शांति, समृद्धि और विकास के लिए इन्होंने यहाँ पर एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ साइन किया है और आपस में कुछ व्यूज़ भी एक्सचेंज किए हैं, राइट।
तो देखिए इंडो पैसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार वही चीज़ आ रही है इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो पैसिफिक का। अब बात कर लेते हैं इंडिया का 2+2 मैकेनिज्म जो है किस किस देश के साथ है। जापान इज द सेकंड कंट्री विद विच इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। यूएसए जो है यहाँ पे पहली कंट्री थी, सबसे पहले यूएसए फिर जापान। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 डायलॉग जो है वो शुरू हो चुका है एट द ऑफिशियल लेवल, ठीक है। अब ये कह सकते हैं विद दिस इंडिया हैज़ 2+2 मैकेनिज्म विद ऑल द क्वाड कंट्रीज एट सम लेवल। सभी कंट्रीज़ के साथ कोई ना कोई 2+2 जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड में 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया का तीनों ही कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन ओशन डायलॉग के बारे में। इंडियन ओशन डायलॉग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसके अंतर्गत हुआ है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th दिल्ली डायलॉग, 6th इंडियन ओशन डायलॉग एंड एसोसिएटेड इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो IOD इसको बोलते हैं, IOD जो इसकी एब्रीविएशन है, इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव एक ऑफ द IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अगेन इसके ऊपर UPSC सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है, IORA के बारे में सवाल आ चुका है। IOD में होता क्या है, इट इज़ अ ट्रैक 1.5 डिस्कशन, ठीक है। ट्रैक 1.5 का मतलब क्या है ये आपको समझाया जाएगा। एनकरेजिंग एन ओपन एंड फ्री फ्लोइंग डायलॉग बाय अकेडमिया एंड ऑफिशियल्स ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज। जो यहाँ पे रणनीति के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं, डायलॉग्स होते हैं इंडियन ओशन रीजन के, ठीक है। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होती है, काफ़ी सिंपल है। एक होती है ट्रैक 1, एक होती है ट्रैक 2, ठीक है। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के बीच में जो आती है उसे कहा जाता है ट्रैक 1.5। ट्रैक 1 में क्या होता है, ट्रैक 1 में बेसिकली गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरकारी राजनयिक आपस में मिलते हैं। ट्रैक 2 में बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, यानी कि अक्सर गैर सरकारी लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर सरकारी अभिनेता कह सकते हैं आप इनको, ये ट्रैक 2 में मिलते हैं। ट्रैक 1.5 में क्या है, बेसिकली दोनों का मिक्सचर है, ऑफिशियल्स भी मिलेंगे और नॉन ऑफिशियल्स भी मिलेंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे होती है, यहाँ पे पब्लिक है, ये प्राइवेट है और ये एक तरीके का PPP है। आपने एक बीच का रास्ता चुन लिया, PPP मॉडल। तो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन डायलॉग में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी जो अब स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। सवाल इससे आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रैक 1.5। अब बात कर लेते हैं IORA के बारे में, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया। IORA क्या चीज़ है, IORA एक अंतर सरकारी संगठन है, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है यहाँ पर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन का रीजन है इसके भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के लिए ये बनाया गया है। थ्रू इट्स 22 मेंबर स्टेट्स एंड 9 डायलॉग पार्टनर्स। इसके मेंबर्स जो हैं वो ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मेंबर्स तो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं चाहता हूँ आप इस मैप को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें जो है IORA के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो डार्क ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। IORA के मेंबर स्टेट्स वो सभी हैं जो इंडियन ओशन की बाउंड्री के साथ टच करते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन की बाउंड्री के साथ मेंबर्स टच करते हैं। आई एम श्योर आपको अब समझ आ गया होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, जबकि पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा इसके साथ टच करता है, और बांग्लादेश भी इसका मेंबर नहीं है जिसका भी कुछ हिस्सा इसके साथ टच करता है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल ऐसे आ सकता है, राइट। उसके बाद और क्या ध्यान देना है यहाँ पर, आई एम सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई है, बांग्लादेश इसका मेंबर है, ठीक है। ये इस क्या कहते हैं इस मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो मालदीव्स है, मालदीव्स इसका मेंबर एक बार के लिए इसने छोड़ दिया था, इसने वापस इसको ज्वाइन किया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पाकिस्तान कभी भी इसका मेंबर नहीं था, ऑलराइट। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जबकि पाकिस्तान की बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ टच करती है। क्लियर। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, किन के ऊपर ध्यान दिया जाता है IORA में, फिशरीज मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी UPSC सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। IR की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हैं। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मीट डिस्कसेस ड्राफ्ट एक्शन प्लान, जुलाई की न्यूज़ है ये।
द 10th मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन MGC मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय 6 कंट्रीज। अगेन ये 6 कंट्रीज कौन सी हैं, यही क्वेश्चन आया था, कौन से सदस्य हैं इसके। इसमें भारत है और एशियान की 5 कंट्रीज हैं। एशियान की कौन सी 5 कंट्रीज हैं, और वही 5 क्यों हैं? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ध्यान से सुनिएगा, ये वो वाली 5 कंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू ये मेकॉन्ग नाम की जो नदी है ये इनके थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। अगेन ये नदी जो है ये असल में चाइना से उभर कर आती है, लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है MGC का। ठीक है, इट सीक्स फॉर कोऑपरेशन इन टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। 2000 में लॉन्च किया गया था एट वियेंटिनी, लाओस। ठीक है, लाओस का कैपिटल है वियेंटिनी, यहाँ पर ये जो है लॉन्च किया गया था। बोथ द गंगा एंड मेकॉन्ग आर सिविलाइजेशनल रिवर्स एंड द MGC इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉन्टैक्ट्स अमंग द पीपल इनहैबिटिंग दीज 2 मेजर रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक सहयोग की भी बात की जाती है। ठीक है, कल्चरल कॉपरेशन जिसे आप कह सकते हैं उसकी भी यहाँ पे बात की जाती है मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन के तहत। मेंबर्स कौन से हैं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कब ये बनाया गया था ये आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं आप, भारत है, उसके बाद यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, एंड देन कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, थाईलैंड, ये आपका वियतनाम है साइड वाला। ठीक है, इन दोनों में से ये कंबोडिया है, ये लाओस है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात कर लेते हैं, EEU। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, ये भी एक अंतर सरकारी संगठन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, 2015 में बनाया गया था। It provides for free movement of goods, services, capital and labor, pursues coordinated, harmonized and single policy in the sectors determined by the treaty। जैसा कि इसका नाम बताता है, बेसिकली ये सभी के सभी जो यूनियंस बने हैं ऑब्वियसली ये यहाँ पर आर्थिक सहयोग के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके, व्यापार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। यूरेशियन जैसा कि नाम इसका बताता है, ये यूरोप और एशिया के जंक्शन पर है। ठीक है, यूरोप और एशिया के जंक्शन पे क्या क्या आता है? यूरोप और एशिया के जंक्शन पे आता है ये वाले कंट्रीज़। तो यहाँ पे रशिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, अर्मेनिया एंड किर्गिस्तान 1 2 3 4 5 फॉर्मर 3 आर फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 जो हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, रशिया, बेलारूस और कज़ाकिस्तान। रशिया, बेलारूस और कज़ाकिस्तान, और बाकी 2 हैं अर्मेनिया और किर्गिस्तान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सवाल अभी नहीं आया लेकिन आने की पूरी संभावना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, हम जल्द ही अगली वीडियो लेकर आएंगे और इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा कि आपको बता चुका हूँ काफ़ी अहम टॉपिक है, प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।